पिछली ऑनलाइन कक्षा में हम रीतिकाल के अध्ययन के संदर्भ में काव्य शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ कुछ बिंदुओं को देखा, जैसे रस क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, शब्द शक्तियाँ क्या होती है, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, काव्य हेतु किसे कहते हैं। आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में उसी से आगे बढ़ते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि काव्य गुण क्या होते हैं, काव्य गुण क्या है, या फिर अलंकार क्या है। तो उस पर आज हम एक छोटी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो काव्य गुण किसे कहते हैं, उस पर हम लोग आते हैं कि रस या काव्य के नित्य धर्म को, रस या काव्य के नित्य धर्म को हम गुण कहते हैं। बिना गुण के रस की कल्पना नहीं की जा सकती। गुण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक माधुर्य गुण, दूसरा ओज गुण और तीसरा प्रसाद गुण। जिस कविता को पढ़ने से हृदय में भाव पिघलते हैं, आनंद की अनुभूति होती है, उसे माधुर्य गुण संपन्न कविता कहते हैं। मतलब ये कि हमारे अंदर का जो अस्थाई भाव है, वो अनुकूल कविता पढ़ने पर जो मतलब प्रकट होता है, और उससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसे हम माधुर्य गुण संपन्न कविता कहते हैं। इस तरह की कविता में टवर्गीय ध्वनियाँ, टंकार उत्पन्न करने वाली ट ठ ड ढ न, ये ध्वनियाँ जो है नहीं मिलती, और इसमें संयुक्ताक्षरों का अभाव होता है, और समासिक पदों का भी इसमें अभाव होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघुतरनी हंसिनी सी सुंदर, लघुतरनी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल बालों के पर, तिर रही खोल बालों के पर। तो जिस कविता को पढ़ने से हृदय में उत्साह का भाव जगता है, वह ओज गुण संपन्न कविता है। इसमें टवर्गीय ध्वनियाँ या फिर संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है, समासिक पद मिलते हैं, एक तरह से मतलब जिससे हमारी मतलब वीरता की भावना जागृत हो, उत्साह के भाव का जो है संचार हो, तो वो ओज गुण संपन्न कविता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण क्या है? प्रसाद गुण संपन्न कविता पढ़ते ही सहज समझ में आ जाती है। कि कोई भी पाठक जब किसी कविता को पढ़ता है, वह तुरंत समझ में आ जाए, तो इसका अर्थ है कि उस कविता में जो है प्रसाद गुण है। और इसकी तुलना किस तरीके से की गई है कि जिस तरह सूखी लकड़ी में तुरंत आग पकड़ लेती है, उसी तरह प्रसाद गुण से संपन्न कविता भी तुरंत समझ में आ जाती है। और एग्जाम्पल के लिए निराला की जो कविता है भिक्षुक, उसको हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता, पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हो गए हैं एक, चल रहा लुकुटिया टेक। तो ये एक तरह से हम लोगों ने काव्य गुण के बारे में बात की कि काव्य गुण 3 तरह के होते हैं। एक माधुर्य गुण, जिससे में हृदय के भाव पिघलते हैं, जिससे आनंद की अनुभूति होती है, वह माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण संपन्न कविता है। और दूसरा ओज गुण संपन्न कविता में क्या होता है कि उत्साह का संचार होता है। वीर रस का मुख्य रूप से वीर रस से संबंधित कविताओं में ओज गुण का प्रयोग होता है। जैसे भूषण वगैरह की जो कविताएं हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कविताएं हैं, तो वो सब पढ़ने से व्यक्ति के अंदर या पाठक के अंदर जो है ओज गुण का या ओज रस का जो है एक तरीके से संचार होता है, और इसमें टवर्गीय ध्वनियाँ मिलती हैं, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। और प्रसाद गुण क्या है कि प्रसाद गुण मतलब पढ़ते ही पाठक को या दर्शक को समझ में आ जाती है। और दूसरा ये कि इसकी तुलना उससे की गई है कि जिस तरह मतलब सूखी हुई लकड़ी में तुरंत आग पकड़ लेती है, उसी तरह से प्रसाद गुण से संपन्न कविता को पढ़ते हुए पाठक तुरंत उस कविता को समझ लेता है। तो वो जो है एक तरह से प्रसाद गुण संपन्न कविता है। निराला की कई कविताएं जो है मतलब एक तरह से प्रसाद गुण संपन्न कविता से प्रसाद गुण संपन्न गुण से ओतप्रोत है। जैसे भिक्षुक
कविता का हमने उदाहरण देखा, या और भी मतलब बहुत सारी कविताएं हैं जिसको लेकर के कहा जा सकता है कि उसमें प्रसाद गुण संपन्न है। जैसे निराला की बहुत सारी कविताएं हैं, धोबी पासी चमार तेली, खोलेंगे अंधेरे का ताला, आओ आज अमीरों की हवेली, बनेगी किसानों की पाठशाला। तो ये सब जो कविताएं हैं, तो जो मतलब पढ़ते ही सहज समझ में आ जाए, वह प्रसाद गुण संपन्न कविता है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि काव्य रीति क्या होती है। काव्य रीति एक तरह से पद विन्यास जो है, पद विन्यास को हम लोग रीति कहते हैं। और वामन आचार्य वामन जो हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, उन्होंने उसकी परिभाषा दी है कि रीति वह पद रचना है जो गुणों से अनिवार्यता और अलंकारों से सामान्यतः संपन्न है। रीतियाँ जो है मुख्य रूप से आचार्य वामन ने रीतियाँ जो है मुख्य रूप से 3 मानी है। वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है और पांचाली रीति है। तो जो कविता माधुर्य गुण से संपन्न होती है वो वैदर्भी रीति होती है, और जो ओज गुण से संपन्न होती है वो गौड़ी रीति होती है, और जो प्रसाद गुण से संपन्न होती है वो पांचाली रीति होती है। मतलब ये कि अभी हमने मतलब ये पढ़ने का प्रयास किया कि काव्य गुण जो है 3 तरह के होते हैं। एक माधुर्य गुण संपन्न कविता, जिसमें माधुर्य गुण संपन्न कविता एक तरीके से वैदर्भी रीति से संपन्न होती है। उसी तरीके से ओज जो गुण है वो गौड़ी रीति से संपन्न कविता होती है। और प्रसाद गुण से संपन्न जो कविता होती है उसमें जो है पांचाली रीति पाया जाता है, पांचाली रीति होती है। अब हम मुख्य रूप से थोड़ा अलंकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि अलंकार क्या होते हैं। तो अलंकार उसे कहते हैं जो काव्य सौंदर्य को जो है अलंकृत करने का काम करता है, जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा दे, वह अलंकार है। और अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण या सजावट। तो अलंकार एक तरीके से नैसर्गिक नहीं बल्कि आरोपित धर्म है। वह एक तरीके से बाह्य शोभा कारक है। यह शरीर पर बाहर से आरोपित होकर उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। तो अलंकार जो है मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार जो है शब्द पर आश्रित होते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थ वही रहने पर भी शब्द बदल जाने से जो अलंकार नष्ट हो जाए उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जैसे बंधव गुरुपद पदुम परागा, मतलब ये कि दूसरे शब्दों में अर्थ वही रहने पर शब्द बदल जाने के बाद अलंकार नष्ट हो जाए, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार क्या है कि अर्थालंकार एक तरीके से अर्थ पर आश्रित होता है। शब्द बदल भी जाए लेकिन उसका अर्थ जो है नहीं बदले, तो वहाँ अर्थालंकार होता है। मतलब जहाँ शब्द बदल जाए लेकिन अर्थ न बदले, वहाँ अर्थालंकार होगा। जैसे बंदो गुरुपद पदुम परागा, शब्दालंकार। अब हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे कि शब्दालंकार की मुख्य रूप से कितनी कोटियाँ होती हैं। तो शब्दालंकार जो है शब्दालंकार जैसे उसके अंतर्गत एक आता है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास क्या है कि अनेक वर्णों की एक बार स्वरूपतः या क्रमतः आवृत्ति छेकानुप्रास है। अनेक वर्णों की एक बार स्वरूपतः, स्वरूप से और क्रम से जो आवृत्ति होगी वह छेकानुप्रास होगा। छेक किसे कहते हैं? चतुर व्यक्ति को। तो जो अलंकार चतुर व्यक्तियों को पसंद हो वह अलंकार छेकानुप्रास कहलाता है। जैसे बंधव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो इस पद में जो है प शब्द की आवृत्ति है, जैसे पदुम में प, परागा में प, है ना। और सुरुचि और सुवास सरस ये सब में स शब्द की आवृत्ति है। फिर अनुराग और सरस में र शब्द की आवृत्ति है। तो एक तरीके से स और र आदि की स्वरूपता और स्वरूप से, मतलब जो उसका स्वरूप है जो दिख रहा है, और क्रम से उसकी आवृत्ति है, इसलिए वहाँ पर छेकानुप्रास है। उसी तरीके से क्या है? वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है कि एक वर्ण की एक बार या अनेक बार या अनेक वर्णों की एक बार या अनेक बार स्वरूपतः तथा अनेक वर्णों की अनेक बार स्वरूपतः या क्रमतः आवृत्ति जो है वो एक तरीके से वृत्त्यानुप्रास है। जैसे उदाहरण के लिए है कि रस सरिता कब बक अब गाहीं। तो कब बक
मतलब एक तरीके से कब है और कब को ही उल्टा करके बक कर दिया है। तो एक वर्ण की एक बार, एक वर्ण की जैसे कब, कब और बक में भी क है और ब भी है और उसमें दोनों में कब और बक में क भी शब्द क वर्ण भी है और ब वर्ण भी है। तो एक वर्ण की एक बार या अनेक बार या अनेक वर्णों की एक बार या अनेक बार स्वरूपतः जो आवृत्ति है वो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। उसी तरीके से एक है लाटानुप्रास। तो लाटानुप्रास क्या है कि जो अलंकार गुजरातियों को पसंद हो उसे लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे तात्पर्य भेद से शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। तात्पर्य भेद से शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति मतलब उसका दोहराव, उसी को लाटानुप्रास कहते हैं। जैसे पंकज तो पंकज मृगांक भी है मृगांकरी प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। तो एक पंकज का अर्थ यहाँ पर कमल है और दूसरा पंकज कीचड़ में जो पैदा होता है उसे भी पंकज कहा जाता है। तो पहले पंकज का अर्थ है कमल, दूसरे पंकज का अर्थ है कीचड़ में जो पैदा होता है। और मृगांक का एक अर्थ है चांद और मृगांकरी का अर्थ है कलंकित चंद्रमा। तो मतलब ये तात्पर्य भेद से शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति, मतलब अर्थ उसके मतलब अलग अलग हैं। तो वहाँ पर शब्द और अर्थ, शब्द की भी आवृत्ति है पंकज तो पंकज और मृगांक भी है मृगांकरी प्यारी। तो पंकज शब्द की आवृत्ति है और पंकज शब्द की आवृत्ति है और मृगांक शब्द की आवृत्ति है। अच्छा, और इसकी अर्थ की जो पुनरुक्ति है, तो अर्थ में क्या है कि एक पंकज का अर्थ है कमल और दूसरा है कीचड़ में पैदा होने वाला। मृगांक का एक अर्थ है चांद, मृगांकरी का अर्थ है कलंकित चंद्रमा। तो मतलब ये कि तात्पर्य भेद से शब्द और अर्थ की पुनरुक्ति वो है लाटानुप्रास। उसी तरीके से यमक अलंकार क्या है कि भिन्नार्थक या निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। यमक में एक तरीके से क्या है कि एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति होती है और उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि झर गुलकर दिया को दोनों आँखें मीची। तो एक दिया का अर्थ है दीप और एक दिया का अर्थ है बुझा देना। तो मतलब दो शब्द है, एक ही शब्द है और एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति है या अनेक बार भी आवृत्ति हो सकती है और उसके अर्थ जब अलग अलग होंगे तो वहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार का मतलब हुआ कि एक ही वाक्य में एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार होगा और उसके अर्थ अलग अलग हों। तो एक ही वाक्य में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और उसके अर्थ जो है अलग अलग होंगे तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। उसी तरीके से श्लेष का अर्थ है चिपटा हुआ या उससे जुड़ा हुआ। तो मतलब किसी वाक्य में या कोई पद में एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन प्रसंग भेद में उसी शब्द के दो अलग अलग अर्थ हों तो वहाँ पर जो है एक ही शब्द के जब उसके अलग अर्थ दो अलग अलग अर्थ होंगे तो वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर दोनों पानी का जो अर्थ है वो अलग अलग है। उसी तरीके से एक अलंकार है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति क्या है कि काकू मतलब स्वरभंग या श्लेष के कारण जब वक्ता के कथन का श्रोता अन्य अर्थ लेता है तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति का मतलब है कि वक्र मतलब उल्टे तरीके से, जैसे उसका उदाहरण है कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, तो एक अपर ए हुआ और उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो ये जो दो एक ही शब्द की जो आवृत्ति हुई है अपर और अपर, तो एक अपर का अर्थ है दूसरा और दूसरे अपर का अर्थ है बिना पर का। तो यहाँ पर एक तरीके से वक्रोक्ति अलंकार है।
मतलब जिस बात को हम सीधे कहा ना कह करके मतलब उसको थोड़ा उल्टे तरीके से कहते हैं। तो एक तरीके से मतलब वक्र मतलब उल्टा, तो वहाँ पर जो है एक तरीके से वक्रोक्ति अलंकार है। या मतलब वक्ता के कथन का आशय जब अन्य अर्थ में श्रोता ले, एक तरीके से सामान्य इसकी परिभाषा है कि वक्ता के कथन का श्रोता जब अन्य आशय ले तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो वक्रोक्ति का अर्थ है कि मतलब जो सीधे सीधे ना कहा जाए। तो जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। तो एक अपर का अर्थ हुआ दूसरा, और दूसरे अपर का अर्थ है बिना पर का। उसी तरीके से है अर्थालंकार। तो अब हम अर्थालंकार की बात करेंगे, अगली क्लास में हम लोग अर्थालंकार की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।